हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 8। ठीक है। सो माई सेल्फ आफ्ताब पाशा खान और कैम्फी में आपको हम नीट, जेई, CUET की तैयारी कराते हैं एज वेल एज 11th। अभी 11th ही चालू है, तो जितने भी क्लास 11th के बच्चे हैं वो सारे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि 11th क्लास अभी चालू है। पहले 11th ख़त्म होगी, हम फिर 12th पे जंप करेंगे। ठीक है। और केमिस्ट्री को हम कुछ इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हम पहले फिज़िकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। राइट। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोट्स जो है वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम की लिंक कमेंट में। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 8। ओके। सो आज की क्लास सबसे छोटी क्लास होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे ईओडियोमेट्री के बारे में। राइट। सो फिर उसके बाद इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा वीडियो आएगा, तो जब हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे ईओडियोमेट्री की। सो ईओडियोमेट्री जो है स्टोइकियोमेट्री का एक स्पेशल पार्ट है। ईओडियोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक ईओडियोमेट्री। ईओडियोमेट्री क्या है? इट इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का एक स्पेशल पार्ट है। इसमें हम क्या डील करते हैं? इन दिस वी डील विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस की एब्जॉर्प्शंस के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सपोर्टिंग डेटा याद रखना, जब भी पायरोगेलॉल मिक्सचर दिया हो तो हमेशा याद रखना, पायरोगेलॉल मिक्सचर दिया हो तो उसमें O2 गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। जब भी टर्पेंटाइन ऑयल दिया हो तो O3 गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। इसको आप अपने तरीके से याद कर लो, बस इतना याद रखना, पायरोगेलॉल में O2 एब्जॉर्ब होगा और टर्पेंटाइन ऑयल में O3 गैस एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है। अच्छा, जितनी भी एसिडिक गैसेस है लाइक CO2, SO2, राइट, ये सारे बेसिक सोल्यूशन लाइक NaOH, KOH इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ आएगा। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते इसे। क्वेश्चन ये देके रखा है दैट 90 ml ऑफ प्योर ड्राई O2 इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, हमने 90 ml प्योर O2 ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझते जाओ। इफ़ ओनली 10% ऑफ इट्स, मतलब इस ड्राई O2 का सिर्फ 10%, मतलब इस 90 ml का 10% इज कन्वर्टेड इनटू O3। सिर्फ 10% O2 जो है वो O3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस O2 एंड O3 आफ्टर द रिएक्शन विल बी, देखो पूरी O2 थोड़ी O3 में कन्वर्ट हो रही है, पूरी O2 O3 में कन्वर्ट नहीं हो रही। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 90 ml of pure dry O2 is subjected to electric discharge. If only 10% of it's converted into O3, volume of the mixture of gases O2 and O3 after the reaction will be, and after passing through turpentine oil, टर्पेंटाइन ऑयल से पास करने के बाद क्या होगा? हमें पता है टर्पेंटाइन ऑयल से जब हम किसी चीज़ को पास करते हैं तो O3 गैस एब्जॉर्ब हो जाती है और पायरोगेलॉल में O2 गैस एब्जॉर्ब होती है, इतना हमें पता है। राइट। चलो, सो O2 इज कन्वर्टेड इनटू O3, इतना हमें पता है, लिख लो। O2 इज कन्वर्टेड इनटू O3। ठीक है। सो बैलेंस कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, रुको दूसरे कलर से करेंगे। यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, है कि नहीं? 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, है कि नहीं? बैलेंस हो गया। तो कहा ये गया है दैट 10% ऑफ 90 ml O2
इज कन्वर्टेड इनटू O3। तो हमारे पास ये 90 ml दिया है, बट 90 ml का 10%, तो 90 ml का 10% यहाँ करते हैं, 10% बोलते 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90, तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 गया है कि नहीं, ये 0 से ये 0 गया, तो ये कितना हो जाएगा 9 ml। 90 ml का 10% क्या हो जाएगा 9 ml, है कि नहीं। सो यहाँ से 9 ml जाएगा, 90 ml से जब 9 ml जाएगा, है कि नहीं, 90 ml से 9 ml यहाँ से जाएगा। अब देखो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक रेशो क्या है, पहले ज़रा स्टोइकोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। देखो हमें पता है कि वॉल्यूम, दूसरे कलर से हमें पता है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है जो मोलर रेशो होगा वही वॉल्यूमेट्रिक रेशो होगा, जो स्टोइकोमेट्रिक रेशो होगा वही मोलर रेशो होगा, और वही वॉल्यूमेट्रिक रेशो भी होगा, ठीक है। सो O2 और O3 में क्या रेशो है, 3:2 का। अगर यहाँ 3O2 है तो यहाँ 2O3 होना चाहिए, है कि नहीं। रुको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। O2:O3 का रेशो क्या है, 3:2, है कि नहीं। अगर यहाँ 3O2 लोगे तो वहाँ 2O3 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ आप 1O2 लोगे तो यहाँ कितना O3 लेना पड़ेगा, यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 3O3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से 9 ml O2 कन्वर्ट हो रहा है O3 में, तो वहाँ कितना O3 बनेगा। अगर यहाँ से 9 ml निकल रहा है तो वहाँ कितना निकलेगा, यहाँ बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 9 ml, तो ये कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू 6 ml। और ये कितना हो जाएगा, तो हम फाइनल मिक्सचर लिख दें, ये कितना होगा 81 ml O2, है कि नहीं। पूरा O2 थोड़ी कन्वर्ट हुआ, 9 ml O2 कन्वर्ट हुआ, कितने ml O3 में, 6 ml O3 में, प्लस 6 ml, और क्या होगा 6 ml O3 होगा। ये हमारा फाइनल मिक्सचर है कि नहीं। ये हमारे पास क्या है, फाइनल मिक्सचर है, ठीक है। तो पहला आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस O2 एंड O3 आफ्टर द रिएक्शन। तो आफ्टर द रिएक्शन कितना है, आफ्टर द रिएक्शन 87 ml। तो हमारे पास 87 ml कहाँ दिया है, देखो ये भी 87 और ये भी 87 है, बट ये वॉल्यूम क्या है, देखो ये चीज़ भी समझना सीखो, ये वॉल्यूम क्या है और ये वॉल्यूम क्या है। इट इज़ आफ्टर रिएक्शन, ये वाला, है कि नहीं। और ये क्या है हमारे पास, इट इज़ आफ्टर पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन, है कि नहीं, टर्पेंटाइन, ठीक है। तो आफ्टर द रिएक्शन कितना बचा है 87 ml, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। बट हम आगे भी सॉल्व करेंगे, टर्पेंटाइन के बाद क्या होगा, देखो टर्पेंटाइन में क्या होता है, यहाँ हमने पढ़ा है टर्पेंटाइन में O3 एब्जॉर्ब होती है, तो O3 का अमाउंट कितना है 6 ml, ठीक है। सो ये आफ्टर पासिंग थ्रू, आफ्टर पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल क्या होगा, ये हट जाएगा। सो कितना होगा 81 ml O2 will remain and 6 ml O3 and 6 ml O3 will be absorbed, right। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे वो जो रहते हैं ना कि अब वेजिटेबल्स भाजी बेचने जो आते हैं तरकारी वाले, वो आ गए और उससे शोर हो रहा है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है, उससे भी धड़ धड़ आवाज़ आ रही होंगी। सो फिर भी हम क्लास लेंगे, उससे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। हम यहाँ सीरियसली क्लास ले रहे हैं और हम क्लास पूरी अटेंड करेंगे और पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। और इतनी कोई बड़ी क्लास नहीं, आज की सबसे छोटी क्लास होने वाली है,
ठीक है। सो चलो आ जाते, ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या हुआ। सबसे पहले हमने O2 को O3 के साथ मिला, O2 को O3 में कन्वर्ट करा, जिसमें से 10% ऑफ O2 वॉज कन्वर्टेड इनटू O3, मतलब 90 ml का 10% कितना हुआ, 9 ml, तो 9 ml हुआ। फिर हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर यहाँ से 9 ml जा रहा है तो यहाँ कितना बन रहा होगा, 6 ml। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2/3 है, अगर यहाँ 9 ml बन रहा है तो यहाँ 6 ml बन रहा होगा। तो बस वही बातें हमने देखी, इस तरह से करना है। फिर हमने टर्पेंटाइन से गुजारा, फिर O3 एब्जॉर्ब हुआ। ये है यूडियोमेट्री। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, रुको, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इसमें क्या फ़र्क होता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन में? देखो, डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब ये होता है डिफ्यूज होना। डिफ्यूज होना मतलब आपस में इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, है कि नहीं। जैसे एक कंटेनर में सारी गैसेस को हमने डाल दिए तो सारी गैसेस एक दूसरे में क्या हुई, इंटरमिक्स हुई। ये क्या हुआ, ये हुआ डिफ्यूजन, है कि नहीं। और इफ्यूजन मतलब लीकिंग ऑफ गैसेस। इफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, इफ्यूजन का मतलब होता है लीकिंग ऑफ गैसेस। लीकिंग मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ से हमने एक होल कर दिया, लाइक, है कि नहीं, और यहाँ से गैसेस लीक होना चालू हो गई। सो इफ्यूज होना मीन्स जाना, बाहर जाना, मतलब इफ्यूज हो जाना, है कि नहीं। और डिफ्यूज मतलब इंटरमिक्स होना, है कि नहीं। बहुत सारी गैसेस आई और वो आपस में इंटरमिक्स हो गई, दैट इज़ व्हाट इज इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। एंड इफ्यूजन, देखो साउंड सिमिलर करते, इफ्यूजन डिफ्यूजन, कंफ्यूज नहीं होना। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग, इफ्यूजन बोले तो यहाँ छेद कर दो, लीक हो जा रही है चीज़ें, बस। अच्छा, रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। सो रेट ऑफ इफ्यूजन इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप हुई। एस्केप होना मतलब निकली ना भैया, जब हमने यहाँ से छेद किया तो गैसेस निकली, गैसेस एस्केप हुई, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर टाइम कम लग रहा है और गैसेस जल्दी जल्दी एस्केप कर रही है तो रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा होगा, है कि नहीं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एस्केप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जल्दी जल्दी होगा तो रेट बढ़ेगा, वॉल्यूम जल्दी जल्दी जाएगा तो और रेट बढ़ेगा, ठीक है नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दैट रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है, ठीक है। एक और रिलेशन है दैट रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। एक और रिलेशन याद रखना है दैट, ये डायरेक्टली याद रखना है दैट रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। ये याद रखना है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें रहती जो याद करना रहता, क्योंकि डिफाइन करने अभी हम बैठे नहीं। रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। रेट ऑफ इफ्यूजन की बात कर रहे हैं यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन की। सो दो फॉर्मूले मतलब कॉमन सेंस की बात है यार। रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, जितनी वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप होगी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंड रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। ये क्या है हमारे पास, m इज डिनोटेड एज मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, है कि नहीं। समझ जाओ, इतना समझ आ गया। चलिए अब हम आ जाते हैं रेट, है कि नहीं। सो हम कह सकते हैं दैट अगर हमारे पास दो गैसेस लीक हो रही है, एक हो रही है R1 के रेट से और एक हो रही है R2 के रेट से। मान लो हमारे पास एक गैस 1 है कि नहीं, और एक गैस 2 है, ठीक है। ये R1 के रेट से जा रही है और ये R2 के रेट से जा रही है। इसका V1 वॉल्यूम जा रहा है, इसका V2 वॉल्यूम जा रहा है। ये T1 टाइम ले रही है तो ये T2 टाइम ले रही है। इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास M1 है तो इसका M2 है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, R1 और R2 को डिवाइड कर दो। सो जब हम R1 और R2 को डिवाइड करेंगे, सो R1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड R2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M2,
है कि नहीं, इन्वर्स है ना, ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में, क्यों, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। सो ये R1 है, R1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई T1, R2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, है कि नहीं। सो अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इस तरह से करना है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ आएगा। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या देखे रखा है, दैट एक सर्टेन गैस है, टेक्स 3 times as long to diffuse out as helium, its molecular mass will be। एक सर्टेन गैस है, उस गैस का नाम हम ए बोल देते हैं, ठीक है, एक ए गैस है, कोई भी गैस है ए नाम दे देते, ठीक है। और सर्टेन गैस ए टेक्स 3 times as long as diffuse out as helium। तो हमारे पास हीलियम गैस है, हीलियम गैस है, अगर इसको टाइम T2 लग रहा है तो मान लो, मतलब डिफ्यूज़ होने में, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको T1 टाइम लग रहा है कि नहीं, डिफ्यूज़ होने में। डिफ्यूज़ और इफ्यूज़ का सेम ही है कि नहीं, यहाँ पे इफ्यूज़ आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, डिफ्यूज़ भी रहा तो चलो, है कि नहीं। सो मॉलिक्यूलर मास पूछा है इस सर्टेन गैस का, तो हमें पूछा है सर्टेन गैस टेक 3 times लॉन्ग एज ये, तो T1 जो है वो 3 times है T2 के, मतलब अगर यहाँ T2 टाइम लग रहा है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय T2 टाइम्स लग रहा है, मतलब अगर यहाँ 5 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 मिनट लगेंगे, ऐसा समझो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये किस में बात हो रही है, ये सेम कंटेनर में बात हो रही है, सेम कंटेनर है, हम कंपेयर एक ही क्लास के बच्चों करेंगे ना, हम 5वीं के बच्चे को 10वीं के बच्चे के साथ थोड़ी कंपेयर करेंगे, है कि नहीं, सेम क्लास के बच्चों के साथ। तो हम सेम कंटेनर में बात कर रहे हैं कि सेम कंटेनर में एक गैस है जो 3 टाइम ज़्यादा टाइम ले रही है, 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रही है एज़ कम्पेयर टू हीलियम। सो वॉल्यूम जो है वो सेम होगा, क्योंकि सेम कंटेनर में बात हो रही है। हमारे रेट का फॉर्मूला क्या, R1, देखो दूसरे कलर से करेंगे, R1 बाय R2 इज इक्वल टू V1 बाय T1 डिवाइडेड बाय V2 बाय T2। सो हमें पता है V1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू V2, है कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है ना भैया। अच्छा, और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ M2 लगेगा डिवाइडेड बाय यहाँ लगेगा M1, है कि नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, एटॉमिक वेट कह दो, मॉलिक्यूलर वेट कह दो, एक ही बात है। सो हमें पता है ये, तो ये एक दूसरे से उड़ेगा, है कि नहीं। तो R1 बाय R2 क्या होगा, R1 बाय R2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू T2 बाय T1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा M2 की वैल्यू क्या है, हीलियम गैस का वो क्या है, एटॉमिक वेट, हीलियम गैस का एटॉमिक वेट क्या है, 4, है कि नहीं, एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का एटॉमिक वेट 4 है। अच्छा, M1 की वैल्यू पता नहीं है, वही कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमारे पास और देखिए क्या रखा है, दैट T1 इज 3 times ऑफ T2, तो लिख दो, यहाँ T2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय T1 इज 3 times ऑफ T2, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय M1, राइट। अच्छा, कलर चेंज करते हैं, सो T2 से T2 कैंसिल, सो हम कह सकते हैं दैट 1 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय M1। ये कैसे किया बता दो, हमने क्या करा, हमने इसमें क्या करा, इसको पूरे को स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों को स्क्वायर दिया, है कि नहीं। सो इस 3 स्क्वायर इज 9, 3 को जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा, इसको स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट इज हाफ में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसमें से अंडर रूट हटाने के लिए, मतलब वो स्क्वायर हटाने के लिए, मतलब इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर दे दिया, बोथ साइड से स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इक्वल है कि नहीं,
इसको भी 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जब भी इक्वालिटी आए या रेशो आए तो इधर से जो कर रहे हो इधर से भी वही करो, मतलब इधर से जो इधर से भी वही, है कि नहीं। तो हमने दोनों को स्क्वायर दे दिया। अब चलो m1 की वैल्यू बताओ। m1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9। m1 ये इधर गया और ये इधर गया, सो m1 की वैल्यू क्या आ गई, m1 इज इक्वल टू 4 9 सा 9 1 9 9 2 18 9 3 9 7 9 4 36। 36 किसकी बात हो रही है, एटॉमिक मास यूनिट में, है कि नहीं। यूनिफाइड मास यूनिट में लिखेंगे U, क्योंकि ऑप्शन वही है। सो 36 का आ गया, ये आ गया हमारे पास 36, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में सबसे बड़ा वीडियो बनाने वाले। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट का, जो सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। 2 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे लगने वाले, मुझे पता है। कम लग गए तो अच्छी बात है, बट नेक्स्ट वीडियो बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए ये वीडियो छोटा बनाया मैंने, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के बाद लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, एक साथ पूरा ख़त्म कर लेंगे पार्ट 9 में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रुको यहाँ नहीं लिखेंगे अपन, वीडियो बड़ा होते हुए। हाँ, क्लास को हम एंड कर रहे हैं यहाँ, है कि नहीं, यहाँ हम क्लास एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और दोस्तों में शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि शेयर करोगे तो क्या होगा, टीम बढ़ेंगी, मैं बोलता हूँ। क्योंकि ये अकेले का काम अब धीरे धीरे थोड़ा हो रहा है, मतलब है कि नहीं, मुझे भी टीम वर्क की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे अगर आप मुझे 1000 बस सब्सक्राइबर दे दो स्टार्टिंग, वो क्यों, क्योंकि जैसे ही मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिलेंगे तो आपका कम्युनिटी पोस्ट एक्टिव होता है। जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट एक्टिव होता है, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दूंगा, फिर आप अपने आप को कंपेयर करना दूसरे बच्चों से कि आप क्या कर रहे हो अभी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जोश बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।